प्रिय विद्यार्थियों जीडी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में आपका स्वागत है। बीएससी भाग द्वितीय की कक्षा में प्राणी शास्त्र विषय में मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था। इसमें हमने ऑस्मोरेगुलेशन, डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन ये 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब हम इसी पेपर में रेस्पायरेशन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी को अपने जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ये ऊर्जा श्वसन क्रिया से प्राप्त होती है। रेस्पायरेशन या श्वसन क्रिया वो क्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपने भोज्य तत्वों को मेटाबोलाइज करते हैं और उस मेटाबॉलिज्म के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये समस्त जीवधारियों के लिए एक अनिवार्य गुण है, अनिवार्य लक्षण है जीवधारियों का। श्वसन क्रिया 2 प्रकार की हो सकती है। एक एनएरोबिक रेस्पायरेशन अर्थात अवायु श्वसन और दूसरा एरोबिक रेस्पायरेशन अर्थात वायवीय श्वसन। जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं और उनमें बायोमॉलिक्यूल्स अर्थात अणुओं को, जैविक अणुओं को, जो कि भोज्य पदार्थ से, भोजन से प्राप्त होते हैं, तो भोजन से प्राप्त जैविक अणुओं को तोड़ा जाता है मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा और इनके टूटने से उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यही उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है और इस क्रिया में एटीपी उत्पन्न होती है। अगर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के बजाय अन्य तत्वों के द्वारा रिसीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता और ये अवायु श्वसन या एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। थोड़ा दोनों का हम विवरण देखेंगे। एनएरोबिक रेस्पायरेशन, अवायु श्वसन, ये श्वसन की क्रिया उन जीवों में पाई जाती है जो ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में रहते हैं। अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, अनेक प्रकार के आंतरिक परजीवी इस प्रकार की श्वसन क्रिया अपनाते हैं, अवायु श्वसन क्रिया। इस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब बहुत अधिक एक्सरसाइज की जाए, मांसपेशियों को बहुत अधिक काम करना पड़े, ऐसी स्थिति में मनुष्य तथा अन्य जीवधारी भी अवायु श्वसन या एनएरोबिक रेस्पायरेशन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति उतना अधिक नहीं हो पाती जितना तेज एक्सरसाइज की जा रही है। तो ये जब ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाए, उस स्थिति में मनुष्यों या अन्य जीवों के द्वारा अवायु श्वसन किया जाता है, जबकि अनेक बैक्टीरिया और आंतरिक परजीवी स्थायी तौर पर इसी प्रकार के अवायु श्वसन की क्रिया के, एनएरोबिक रेस्पायरेशन की क्रिया के द्वारा ही श्वसन करते हैं। ऐसे प्रकार के श्वसन में जो मैंने बताया अभी कि विभिन्न बायोमॉलिक्यूल्स के टूटने से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। वास्तव में हाइड्रोजन उच्च ऊर्जा का निकलता है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाले तत्व कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है या फर्मेंटेशन की क्रिया करने वाले बैक्टीरिया हैं, वहाँ भी एनएरोबिक प्रकार का श्वसन क्रिया ही होती है। इस प्रकार की श्वसन की क्रियाओं में क्रेब्स साइकिल की क्रिया नहीं होने पाती है और ग्लूकोज का पूर्ण मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, ग्लूकोज पूरी तरह से विघटित नहीं हो पाता है और इसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। एक अणु ग्लूकोज का
कुल 2 ATP का उत्पादन अवायु श्वसन या एनएरोबिक रेस्पायरेशन के द्वारा करता है, जबकि अगर एरोबिक रेस्पायरेशन हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पायरेशन होता है, तो वही एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 ATP 38 ATP तक उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार की क्रिया में जो अंतिम उत्पाद बनते हैं अवायु श्वसन में, वो अल्कोहल हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं। इस प्रकार के तत्व अंतिम उत्पाद के रूप में बनते हैं और इसका औद्योगिक उपयोग भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार की फर्मेंटेशन की प्रक्रियाएं इसी का एक उदाहरण है, चाहे वो अल्कोहल बनाने के लिए हों या एसिड से बनाने के लिए हों। फर्मेंटेशन की प्रक्रियाएं इसी एनएरोबिक रेस्पायरेशन का ही उदाहरण है। दूसरे प्रकार का श्वसन क्रिया एरोबिक रेस्पायरेशन वायुवीय श्वसन कहलाता है। अधिकांश पादपों में, जंतुओं में इसी प्रकार की श्वसन क्रिया पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कई रेसिपिएंट से होते हुए अंत में ऑक्सीजन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में श्वसन क्रिया का अंतिम उत्पाद जो होता है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसमें ऑक्सीजन अनिवार्य होता है। ऐसी प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण जारण हो जाता है, पूरी तरह मेटाबॉलिज्म हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है और अंतिम परिणाम कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में आता है। और एक अणु ग्लूकोज का जब टूटता है तो 38 ATP 38 संख्या में 38 नंबर ATP उत्पन्न होती है, जो कि एनएरोबिक रेस्पायरेशन की तुलना में बहुत अधिक है। तो ये तो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन हो गया। अब हम चर्चा करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पायरेशन की। जब हम श्वसन क्रिया का अध्ययन करते हैं तो इसको 2 भागों में अध्ययन किया जाता है, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बाह्य श्वसन और इंटरनल रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन जिसको आंतरिक श्वसन कहते हैं। ये दोनों ही स्टेप्स या दोनों ही प्रकार की क्रियाएं एरोबिक रेस्पायरेशन में होती हैं, जबकि जब एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है तो उसमें एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की प्रक्रिया, बाह्य श्वसन की क्रियाएं नहीं होती हैं, मात्र आंतरिक श्वसन की क्रियाएं ही एनएरोबिक रेस्पायरेशन में होती हैं। एरोबिक में दोनों क्रियाएं होती हैं। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या है? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण से श्वसन अंग तक पहुंचाया जाता है। श्वसन अंग लंग्स होते हैं मनुष्य में तथा अन्य उच्च कॉर्डेट्स में लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाने की क्रिया जो है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है। इसमें विभिन्न क्रियाएं शामिल हैं, जैसे ब्रीदिंग की क्रिया, सांस अंदर की लेने की क्रिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, लंग्स में गैसों का आदान प्रदान होना और गैसों का ऊतकों तक परिवहन किया जाना। तो ये तीनों प्रकार की क्रियाएं, ऑक्सीजन को अंदर लेना लंग्स में ऑक्सीजन का रक्त में पहुंचना और रक्त से होता हुआ ऊतकों तक पहुंचना, ये प्रक्रिया एक्सटर्नल रेस्पायरेशन या बाह्य श्वसन कहलाती है। इसमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन का होना महत्वपूर्ण होता है, जो कि फेफड़े हैं, जैसा मैंने बताया। अन्य जंतुओं में गिल्स हो सकता है, स्किन या त्वचा हो सकती है, गिल्स जैसे मछलियों में होता है, स्किन एम्फीबिया में हो सकता है, बकल एपिथीलियम हो सकता है जैसे मेढक में होता है, या क्लोएका का एपिथीलियम अनेक रेप्टाइल्स में होता है। तो ये भी श्वसन अंग का काम कर सकते हैं। फेफड़े या लंग्स के अलावा गिल, स्किन, बकल एपिथीलियम या क्लोइकल एपिथीलियम ये भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन का काम कर सकते हैं। जो भी अंग रेस्पायरेटरी ऑर्गन का काम करता है उसके लिए विशेषता ये होनी चाहिए कि वहाँ एक पतली झिल्ली होनी चाहिए और उस पतली झिल्ली में बहुत अधिक रक्त की आपूर्ति होनी चाहिए। दूसरे प्रकार का श्वसन इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है। कोशिकाओं में या ऊतकों में फूड स्टफ का ब्रेक डाउन करके, भोज्य तत्वों का ब्रेक डाउन करके या जैविक अणुओं का ब्रेक डाउन करके ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाती है। इसी को सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं।
ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार की श्वसन क्रियाओं में होती है। वास्तव में ऊर्जा का उत्पादन इंटरनल रेस्पिरेशन के द्वारा ही होता है। अनेक एंजाइम्स इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उन एंजाइम्स की सहायता से ही भोज्य तत्वों का ब्रेकडाउन होता है। जो कार्बन स्केलेटन है, कार्बन के जो ढांचा है जिसके द्वारा ग्लूकोज या अन्य भोज्य तत्व बनते हैं, वो कार्बन का ढांचा पूरी तरह से तोड़ा जाता है और उसमें उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन निकलते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और इन्हीं से ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और इसी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया से एटीपी का उत्पादन होता है और यही एटीपी समस्त जीवधारियों के लिए ऊर्जा का स्रोत होती है। तो ये आंतरिक श्वसन की क्रिया हुई जो कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में होती है। इसके पहले हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बताया जो कि मात्र एरोबिक या वायवीय श्वसन में ही होती है। आने वाले लेक्चर्स में हम श्वसन अंगों की चर्चा करेंगे, ब्रीदिंग या श्वसन क्रिया की चर्चा करेंगे, गैसियस एक्सचेंज अर्थात गैसों का आदान प्रदान जो कि फेफड़े में होता है उसकी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से ऑक्सीजन को ऊतकों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से लंग्स तक लाया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही हम हीमोग्लोबिन की रचना की भी चर्चा करेंगे। जो इंटरनल रेस्पिरेशन है अर्थात एटीपी के उत्पादन वाली प्रक्रियाएं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उनकी चर्चा हम तीसरी यूनिट में करेंगे जहां बायोकेमिस्ट्री के साथ ये कवर किया जाएगा। थैंक यू बच्चों।